मेरे पति प्रकाश के अच्छे स्वभाव की परिचित और रिश्तेदार सभी खूब तारीफ करते हैं। उन सब का कहना है कि प्रकाश बड़ी से बड़ी समस्या के सामने भी उलझन, चिढ़, गुस्से और परेशानी का शिकार नहीं बनते। उनकी समझदारी और सहनशीलता के सब कायल हैं। शादी के 3 दिन बाद का एक किस्सा है। हनीमून मनाने के लिए हम टैक्सी से स्टेशन पहुँचे। हमारे 2 सूटकेस कुली ने उठाए और 5 मिनट में प्लेटफॉर्म तक पहुंचाकर जब मजदूरी के पूरे 100 रुपए मांगे तो नई बेली दुल्हन होने के बावजूद मैं उस कुली से भिड़ गई। मेरे शहंशाह पति ने कुछ मिनट तो हमें झगड़ने दिया, फिर बड़ी दरियादिली से 100 का नोट उसे पकड़ाते हुए मुझे समझाया, यार नीमा, केवल 100 रुपए के लिए अपना मूड खराब न करो। पैसों को हाथ के मैल जितना महत्व दोगी तो सुखी रहोगी। किसी चालाक आदमी के हाथों लुटने में क्या समझदारी है? मैंने चिढ़कर पूछा था। उसे चालाक न समझकर गरीबी से मजबूर एक इंसान समझोगी तो तुम्हारे मन का गुस्सा फौरन उड़नछू हो जाएगा। गाड़ी आ जाने के कारण मैं उस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाई थी, पर गाड़ी में बैठने के बाद मैंने उन्हें उस भिखारी का किस्सा जरूर सुना दिया जो कभी बहुत अमीर होता था। एक स्मार्ट, स्वस्थ भिखारी से प्रभावित होकर किसी सेठानी ने उसे अच्छा भोजन कराया, नए कपड़े दिए और अंत में 100 का नोट पकड़ाते हुए बोली, तुम शक्ल सूरत और व्यवहार से तो अच्छे खानदान के लगते हो, फिर यह भीख मांगने की नौबत कैसे आ गई? मेम साहब, जैसे आपने मुझ पर बिना बात इतना खर्चा किया है, वैसी ही मूर्खता वर्षों तक करके मैं अमीर से भिखारी बन गया हूँ। भिखारी ने उस सेठानी का मजाक सा उड़ाया और 100 का नोट लेकर चलता बना था। इस किस्से को सुनाकर मैंने उन पर व्यंग्य किया था, पर उन्हें समझाने का मेरा प्रयास पूरी तरह से बेकार गया। मेरे पास उड़ाने के लिए दौलत है ही कहाँ? प्रकाश बोले, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी पैसों का मोह छोड़ो और जिंदगी का रस पीने की कला सीखो। उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि इस इंसान के साथ जिंदगी गुजारना कभी जी का जंजाल जरूर बना करेगा। मेरा वह डर सही निकला। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कैसा भी नुकसान हो जाए, उन्हें चिंता और परेशानी छूते तक नहीं। आज की तेजतर्रार दुनिया में लोग उन्हें भोला और सरल इंसान बताते हैं, पर मैं उन्हें अव्यावहारिक और असफल इंसान मानती हूँ। अरे, दुनिया की चालाकियों को समझो। अपने और बच्चों के भविष्य की फिक्र करना शुरू करो। आपकी अक्ल काम नहीं करती तो मेरी सलाह पर चलने लगो। अगर यूं ही ढीले ढाले इंसान बनकर जीते रहे तो इज्जत, दौलत, शोहरत जैसी बातें हमारे लिए सपना बनकर रह जाएंगी। ऐसी सलाह देकर मैं हजारों बार अपना गला बैठा चुकी हूँ, पर इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। अपने ढीले ढाले पिता की छत्र छाया में ये दोनों भी बिगड़ने लगे हैं। मैं रात दिन चिल्लाती हूँ, पर मेरी बात न बच्चों के पापा सुनते हैं न ही बच्चे। पापा की शह के कारण घर के खाने को देखकर दोनों बच्चे नाक भौं चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी चिप्स, चॉकलेट और चाउमीन जैसी बेकार चीजों को खाने की इच्छा पूरी करने के लिए उनके पापा सदा तैयार जो रहते हैं। यार, कुछ नहीं होगा उनकी सेहत को। दुनिया भर के बच्चे ऐसी ही चीजें खाकर खुश होते हैं। बच्चे महसूस कर जिए, यह ठीक नहीं होगा उनके विकास के लिए। उनकी ऐसी दलीलें मेरे तन बदन में आग लगा देती हैं। मैं समझती इन चीजों में विटामिन, मिनरल नहीं होते। बच्चे इन्हें खाकर बीमार पड़ जाएंगे, जिंदगी भर कमजोर रहेंगे। देखो, जीवन देना और उसे चलाना प्रकृति की जिम्मेदारी है। तुम नाहक चिंता मत करो। उनकी इस तरह की दलीलें सुनकर मैं खुद पर झुंझला पड़ती। प्रकाश को जिंदगी में ऊंचा उठकर कुछ बनने, कुछ कर दिखाने की चाह बिल्कुल नहीं है। अपनी प्राइवेट कंपनी में प्रमोशन के लिए वह जरा भी हाथ पैर नहीं मारते। बॉस को खाने पर बुलाओ, उसे दिवाली पर महंगा उपहार दो, उसकी चमचागिरी करो। मेरे यूँ समझाने का इन पर कोई असर नहीं होता। समझाने के एक्सपर्ट मेरे पतिदेव उल्टा मुझे समझाने लगते हैं। मन का संतोष और घर में हंसी खुशी का प्यार भरा माहौल सबसे बड़ी पूंजी है। जो मेरे हिस्से में है वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता और लालच में करता नहीं। मैं कहती, लेकिन इंसान को तरक्की करने के लिए हाथ पैर तो मारते रहना चाहिए। अरे, इंसान के हाथ पैर मारने से कहीं कुछ हासिल होता है? मेरा मानना है कि वक्त से पहले और पुरुषार्थ से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। उनकी इस तरह की दलीलों के आगे मेरी एक नहीं चलती। उनकी ऐसी सोच के कारण मुझे नहीं लगता कि अपने घर में सुख सुविधा की सारी चीजें देखने का मेरा सपना कभी पूरा होगा।
जबकि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को मैं बड़ी गंभीरता से लेती हूँ। हर चीज अपनी जगह रखी हो, साफ सफाई पूरी हो, कपड़े सब साफ और प्रेस किए हों, सब लोग साफ सुथरे व स्मार्ट नजर आएं जैसी बातों का मुझे बहुत ख्याल रहता है। मैं घर आए मेहमान को नुक्स निकालने या हंसने का कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ। अपनी लापरवाही व गलत आदतों के कारण बच्चे व प्रकाश मुझसे काफी डांट खाते हैं। पिता की गलत प्रतिक्रिया के कारण मेरा बच्चों को कसकर रखना कमजोर पड़ता जा रहा है। यार, क्यों रात दिन साफ सफाई का रोना रोती हमारे पीछे पड़ी रहती हो? अरे, घर रिलैक्स करने की जगह है। दूसरों की आंखों में सम्मान पाने के चक्कर में हमारा बैंड मत बजाओ प्लीज। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करके प्रकाश दुनिया वालों से कितनी भी वाहवाही लूट लें, पर मैं उनकी डायलॉगबाजी से बेहद तंग आ चुकी हूँ। नीमा, तुम तेरा मेरा बहुत करती हो। जरा सोचो कि हम इस दुनिया में क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि लोगों से प्यार का संबंध नुकसान उठाकर भी बनाओ। अपने अहम को छोड़कर जीवन धारा में हंसी खुशी बहना सीखो। प्रकाश के मुंह से ऐसे संवाद सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर व्यावहारिक जिंदगी में इनके सहारे चलना नामुमकिन है। बहुत तंग और दुखी होकर कभी भी मैं सोचती हूँ कि भाड़ में जाएं ये तीनों और इनकी गलत आदतें। मैं भी अपना खून जलाना बंद कर लापरवाही से जीऊंगी, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। देखकर मरी मक्खी निगलना मुझसे कभी नहीं हो सकता। मैं शोर मचाते चाहते एक दिन मर जाऊंगी, पर मेरे साहब आखिरी दिन तक मुझे समझाते रहेंगे, पर बदलेंगे रत्ती भर नहीं। जीवन के अपने सिखाने के ढंग हैं। घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान की आंखों पर पड़े पर्दे उतराते हैं। हमारी समझ से विकास का शायद यही मुख्य तरीका है। कुछ दिन पहले साहिल को बुखार हुआ तो उसे दवा दिलाई, पर फायदा नहीं हुआ। अगले दिन उसे उल्टियां होने लगी तो हम उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गए। इसे मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार हुआ है। फौरन अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना बेहद जरूरी है। डॉक्टर की चेतावनी सुनकर हम दोनों एकदम से घबरा उठे थे। एक बड़े अस्पताल के आईसीयू में साहिल को भर्ती करा दिया। फौरन इलाज शुरू हो जाने के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई। उस पर गहरी बेहोशी छा गई और बुखार भी तेज हो गया। आपके बेटे की जान को खतरा है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर प्रकाश एकदम से टूट गए। मैंने अपने पति को पहली बार सुक्कियां लेकर रोते देखा। चेहरा बुरी तरह मुरझा गया और आत्मविश्वास पूरी तरह खो गया। साहिल को कुछ नहीं होना चाहिए नीमा, उसे किसी भी तरह से बचा लो। यही बात दोहराते हुए वह बार बार आंसू बहाने लगते। मेरे लिए उनका हौसला बनाए रखना बहुत कठिन हो गया। साहिल की हालत में जब 48 घंटे बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ तो प्रकाश बात बेबात पर अस्पताल के कर्मचारियों, नर्सों व डॉक्टरों से झगड़ने लगे। हमारे बेटे की ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं ये सब। प्रकाश का पारा थोड़ी थोड़ी देर बाद चढ़ जाता। सब बेफिक्री से चाय पीते, गप्पे मारते यूं बैठे हैं मानो मेले में आए हों। एक आध पिटेगा मेरे हाथ से तो ही इन्हें अक्ल आएगी। उनके गुस्से को नियंत्रण में रखने के लिए मुझे उन्हें बार बार समझाना पड़ता। जब वह उदासी, निराशा और दुख के कुएं में डूबने लगते तो भी उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए मैं उन्हें लेक्चर देती। मैं भी बहुत परेशान व चिंतित थी, पर उनके सामने मुझे हिम्मत दिखानी पड़ती। एक रात अस्पताल की बेंच पर बैठे हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि साहिल की बीमारी में हम दोनों ने भूमिकाएं अदल बदल दी थी। वह शोर मचाने वाले परेशान इंसान हो गए थे और मैं उन्हें समझाने व लेक्चर देने वाली टीचर बन गई थी। मैं ये समझकर बहुत हैरान हुई कि उन दिनों मैं बिल्कुल प्रकाश के सुर में सुर मिला रही थी। मेरा सारा जोर इस बात पर होता कि किसी भी तरह से इनका गुस्सा, तनाव, चिढ़, निराशा या उदासी छंट जाए। 4 दिन बाद जाकर साहिल की हालत में कुछ सुधार लगा और वह धीरे धीरे हमें व चीजों को पहचानने लगा था। बुखार भी धीरे धीरे कम हो रहा था। बेटे के ठीक होने के साथ ही इनके पुराने व्यक्तित्व की झलक उभरने लगी। एक शाम जानबूझकर मैंने गुस्सा भरी आवाज में उनसे कहा, साहिल, ठीक तो हो रहा है, पर मैं इस अस्पताल के डॉक्टरों व दूसरे स्टाफ से खुश नहीं हूँ। ये लोग लापरवाह हैं, बस लंबा चौड़ा बिल बनाने में माहिर हैं। यार नीमा, बेकार में गुस्सा मत हो। यह तो देखो कि इन पर काम का कितना जोर है। रही बात खर्चे की तो तुम फिक्र क्यों करती हो, पैसे को हाथ का मैल। उन्हें पुराने सुर में बोलता देख मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मेरी प्रतिक्रिया गुस्से और चिढ़ से भरी नहीं है। यह नोट करके मेरे मन का एक हिस्सा बड़ी सुखद हैरानी महसूस कर रहा था। साहिल 15 दिन अस्पताल में रहकर घर लौटा तो हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा।
जल्दी ही सब कुछ पहले जैसा हो जाने वाला था, पर मैं एक मायने में बिल्कुल बदल चुकी थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं समझती थी, अब मेरी समझ का हिस्सा बन चुकी थी। साहिल की बीमारी के शुरुआती दिनों में प्रकाश ने मेरी और मैंने इनकी भूमिका बखूबी निभाई थी। मेरी समझ में आया कि जब जीवन साथी आदतन शिकायत, नाराजगी, गुस्से जैसे नकारात्मक भावों का शिकार बना रहता हो तो दूसरा प्रतिक्रिया स्वरूप समझाने व लेक्चर देने लगता है। घर गृहस्थी में संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा होना जरूरी भी है। दोनों एक सुर में बोले तो यह संतुलन बिगड़ता है। साहिल की बीमारी के कारण मैं भी बहुत परेशान थी। प्रकाश को संभालने के चक्कर में मैं उन्हें समझाती थी और वैसा करते हुए मेरा आंतरिक तनाव, बेचैनी व दुख घटता था। इस तथ्य की खोज व समझ मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। आजकल मैं सचमुच बदल गई हूँ और बहुत रिलैक्स व खुश होकर घर की जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ। प्रकाश व अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करने में मुझे महारत हासिल होती जा रही है और यह काम मैं बड़े हल्के फुल्के अंदाज में मन ही मन मुस्कुराते हुए करती हूँ। हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने ढंग से जीना चाहता है। अपने को बदलना ही बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं। लेकिन दूसरे को बदलने की इच्छा से घर का माहौल बिगड़ता है और बदलाव आता भी नहीं। अपने इस अनुभव के आधार पर इन बातों को मैंने मन में बिठा लिया है और अब शोर मचाकर प्रकाश का लेक्चर सुनने के बजाय मैं प्यार भरे मीठे व्यवहार के बल पर नेहा, साहिल और उनसे काम लेने की कला सीख गई हूँ।